नमस्कार दोस्तों। आज अपन देखेंगे पॉलिटिकल के बारे में। मैं शुभम चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल मान एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। और पॉलिटिकल का वो टॉपिक देखेंगे जहां से एग्जाम में समथिंग समथिंग क्वेश्चन आते हैं और पॉलिटिकल का नाम आता है तो वो टॉपिक सबसे पहले आता है। और सबसे पहला जो टॉपिक है अपना पॉलिटिकल का दोस्तों, वो है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन। अपना टॉपिक है पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन। अब देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक है इसके अपने को एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे अभी सीईटी का एग्जाम हुआ है, सीईटी के एग्जाम में अपन ने देखा है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं तो वो कौन से टॉपिक से आए हैं, पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन से। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल से कि जो स्थानीय स्वशासन है या पंचायती राज है इसकी शुरुआत प्रारंभ में कहां से हुई दोस्तों। तो सबसे पहले अपने को जो पंचायत राज के साक्ष्य मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, मौर्य वंश से। कहां से मिलते हैं दोस्तों, मौर्य वंश से अपने को सबसे पहले पंचायती राज के साक्ष्य मिलते हैं। अगर बात करें कि जो पंचायती राज है मौर्य वंश में कहां से मिलता है या पुस्तक का जिक्र करें तो चाणक्य की जो पुस्तक है दोस्तों, चाणक्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें अपने को पंचायत राज के साक्ष्य मिलते हैं। अगर बात करें कि जो पंचायत राज है उसको पूर्ण रूप से या अच्छी तरीके से किसके द्वारा लागू किया गया, तो बात आती है दक्षिण भारत की दोस्तों। किन की आती है, दक्षिण भारत की बात करते हैं कि दक्षिण भारत में। और अपन जब इतिहास पढ़ते हैं दोस्तों तो उसमें अपने को एक चीज देखने को मिलती है कि दक्षिण भारत में किसका आधिपत्य रहा, तो जो वंश का नाम आता है तो वो दोस्तों नाम आता है चोल वंश का। किसका आता है, चोल वंश का। और सबसे ज्यादा दक्षिण भारत पे जो शासन किया, आधिपत्य रहा वो किसका रहा, चोल वंश का। तो अपने को पूर्ण रूप से या सुदृढ़ तरीके से पंचायती राज लागू होने के जो साक्ष्य मिलते हैं कहां से मिलते हैं, दक्षिण भारत में। या फिर अपने को क्वेश्चन मिले कि प्राचीन काल में पंचायती राज को सुदृढ़ तरीके से या अच्छे तरीके से लागू किसके द्वारा किया गया या कौन से हिस्से में किया गया, तो दक्षिण भारत की बात आती है। वंश का नाम आए दोस्तों तो क्या आएगा, चोल वंश। चोल वंश के द्वारा पंचायत राज को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। और अपने को पूछ ले कि प्रारंभिक साक्ष्य कहां से मिलते हैं, तो मौर्य वंश से दोस्तों। चाणक्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है उससे अपने को पंचायत राज के साक्ष्य मिलते हैं। अब बात करते हैं वर्तमान की कि वर्तमान में जो पंचायत राज है उसकी जो प्रणाली है वो किस प्रकार से लागू है दोस्तों। उसकी बात करते हैं कि पंचायत राज की जो ये मानसिकता है पंचायत राज को लागू करने की, संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की, या भारत में जो पंचायत राज की प्रणाली लागू हो। पहले बात तो करते हैं कि ये जो मानसिकता किसके दिमाग में आई, तो सबसे पहले मानसिकता का नाम आता है, अगर भारत की बात करें, क्योंकि अपन पढ़ते हैं जब भी पंचायत राज पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी को पंचायत राज का बौद्धिक पिता कहा जाता है। पंचायत राज का बौद्धिक पिता किसको कहा जाता है, महात्मा गांधी को। किसको कहा जाता है दोस्तों, महात्मा गांधी को पंचायती राज का बौद्धिक पिता कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में पंचायत राज की शुरुआत कैसे हुई। तो जब भी आधुनिक भारत का नाम आता है दोस्तों तो किसके बारे में पढ़ते हैं अपने, लॉर्ड रिपन के बारे में। किसके बारे में, लॉर्ड रिपन के बारे में। स्थानीय स्वशासन का जनक, ये क्वेश्चन भी अपने को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है और उसका आंसर दोस्तों क्या होता है, लॉर्ड रिपन। तो अपन कह सकते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक इनको कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं कि किस प्रकार इस प्रणाली को लागू किया गया, प्रारंभ में किसके दिमाग में आई। तो प्रारंभ की बात आती है जनक की, तो क्या जाएगा, लॉर्ड रिपन। कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं, अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों, पंचायत राज का जो ढांचा है वो अपन देखते हैं कि नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन कितने भागों में विभाजित है, दो भागों में, नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन। तो नगरीय स्वशासन की बात करते हैं तो उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तीन भागों में दोस्तों डिवाइड किया गया है। नगरीय स्वशासन और एक आता है दोस्तों ग्रामीण स्वशासन, एक आता है ग्रामीण स्वशासन।
अब दोस्तों बात करेंगे कि नगरीय स्वशासन में अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें शुरुआत करते हैं। जैसे अपन देखते हैं नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। तो नगरीय स्वशासन को कितने भागों में डिवाइड करेंगे दोस्तों? 3 भागों में। पहला कौन सा हो जाएगा? नगर निगम। कौन सा हो जाएगा? नगर निगम। दूसरा दोस्तों बात करें तो क्या है? नगर परिषद। क्या होगा दोस्तों? नगर परिषद। इसमें आगे देखेंगे कि नगर परिषद का गठन कितनी जनसंख्या पे होता है, नगर निगम का कितनी जनसंख्या पे होता है, नगर पालिका का कितनी जनसंख्या पे होता है। ये अपना मूल ढांचा है कि नगरीय स्वशासन के अंतर्गत दोस्तों अपने क्या क्या पढ़ेंगे। तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा? नगर पालिका दोस्तों। क्या आ जाएगा? नगर पालिका। अब रही बात ग्रामीण स्वशासन की, तो ग्रामीण स्वशासन के बारे में दोस्तों अपन अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि सरपंचों के चुनाव आते हैं, हर कोई भागीदार बनता है दोस्तों। जो इंटरेस्टिंग नहीं होता है राजनीति से वो भी इंटरेस्ट लेता है। तो इसमें दोस्तों बात करें ग्रामीण स्वशासन में, तो इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो पहला इसका जो स्तर आता है वो कौन सा आता है? जिला स्तर दोस्तों। कौन सा आता है? जिला स्तर इसका स्तर आता है। और जिला स्तर पे क्या होती है? जिला परिषद होती है दोस्तों। जिला स्तर पे जिला परिषद होती है। उसके बाद में दोस्तों बात करें 2 नंबर की, तो 2 नंबर पे क्या आएगा? पंचायत समिति। खंड स्तर पे क्या आएगी? पंचायत समिति की बात करें दोस्तों, खंड स्तर, और खंड स्तर पे अपने को क्या देखने को मिलता है? पंचायत समिति। उसके बाद में बात करें 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे क्या आएगा? अपना ग्राम स्तर दोस्तों। क्या आएगा? ग्राम स्तर। और ग्राम स्तर पे क्या होती है? ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। अब ये तो क्या हो गया कि वर्तमान में किस प्रकार से लागू है स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज, वो चीज आ गई दोस्तों। इसको अपन 2 भागों में पढ़ते हैं वर्तमान में, नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन। नगरीय स्वशासन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, 3 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुरुजी यह चीज तो आपने बताई नहीं कि जनक किसको कहा जाता है, आधुनिक पंचायत राज का जनक किसको कहा जाता है। तो दोस्तों बात करें जनक की, या बात करें कि इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, पंचायत राज कौन सी सूची का विषय है। दोस्तों अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन देखने को मिला था कि जो पंचायती राज है वो कौन सी सूची का विषय है। क्वेश्चन था दोस्तों, पंचायती राज कौन सी सूची का विषय है। अब देखो दोस्तों, जब भी अपन पंचायत राज पढ़ते हैं और जो योग्यताओं के बारे में जिक्र करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को एक पॉइंट देखने को मिलता है कि ये उपयुक्त योग्यताएं हैं और बाकी जो योग्यताएं हैं वो राज्य अपने अनुसार रखेंगे। तो वहां से अपने को आइडिया लगा सकते हैं, या अपन पता लगा सकते हैं, या अपने को देखने को मिलता है कि जो पंचायत राज कौन सी सूची का विषय है दोस्तों? राज्य सूची का। कौन सी सूची का? राज्य सूची का। फिर बात करें कि गुरुजी अनुसूची कौन सी है, अनुसूची की बात करें तो दोस्तों इसमें आगे चल के पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूं, अनुसूची 9 में, अनुसूची 9 में है दोस्तों कि स्थानीय स्वशासन या जो पंचायती राज है उसका जिक्र जो अपने को मिलता है वो कौन सी अनुसूची मिलता है? अनुसूची 9 में मिलता है दोस्तों। और पंचायत राज कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है दोस्तों। तो ये तो क्या हो गया, पंचायत राज का एक बेसिक हो गया बेटा कि कहां से मूल रूप से कहां क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो। अब बात करें आधुनिक पंचायत राज का जनक किसको जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? आधुनिक पंचायत राज की बात करें तो अपने भारत की बात करें तो नाम आता है राजीव गांधी का, क्योंकि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का जो प्रयास किया गया था सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का जो प्रयास किया गया था वो राजीव गांधी के द्वारा किया गया था। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल को पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो अभी अपना आंसर क्या होगा? राजीव गांधी होगा बेटा, कि उस समय प्रधानमंत्री कौन था? राजीव गांधी। बात कर रहे हैं 1989 की दोस्तों। कब की बात कर रहे हैं? 1989 की। 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया जाता है राजीव गांधी के द्वारा और पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों देखना, आपसे सीधा पूछ लिया जाए कि पंचायत राज का जनक किसको कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंचायत राज का जनक किसको कहा जाता है। पंचायत राज के जनक की बात करें तो सीधा आता है लॉर्ड
रिपन। स्थानीय स्वशासन या पंचायत राज का नाम आता है तो क्या आएगा, लॉर्ड रिपन। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो अपने डिवीजन पढ़ा कि अपने जो पंचायत राज है, स्थानीय स्वशासन है, उसको दो भागों में डिवाइड किया, नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। बेटा क्या कहा जाता है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसको कहा जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी इसका जनक किसको कहा जाता है, तो बेटा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो जनक कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, लॉर्ड मेयो। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कौन आता है बेटा, लॉर्ड मेयो। लेकिन भारत में बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि जनक क्यों कहा जाता है बेटा इनको, लॉर्ड मेयो को, क्योंकि जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रारूप था बेटा वो किसके द्वारा बनाया गया था, लॉर्ड मेयो के द्वारा बनाया गया था। भारत की बात करें कि भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक है वो किसको कहा जाता है, कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है, तो यहां पे किसका जिक्र आएगा, जवाहरलाल नेहरू का, कि JL नेहरू को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो प्रारूप है वो किसके द्वारा बनाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, लॉर्ड मेयो के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रारूप तैयार किया गया था। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक पूछ ले भारत में, बेटा किसमें पूछेगा, भारत में, तो आपका आंसर क्या होगा कि भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पंचायती राज है बेटा, पंचायती राज है, पंचायती राज का जो बौद्धिक पिता की संज्ञा दी गई है बेटा, ये पंचायती राज का बौद्धिक पिता किसको कहा जाता है बेटा, तो आंसर क्या होगा अपना, महात्मा गांधी। क्या आएगा बेटा, महात्मा गांधी। कि महात्मा गांधी को पंचायत राज का बौद्धिक पिता कहा जाता है। अब देखना बेटा, अब कईयों के दिमाग में क्वेश्चन और होगा कि गुरुजी बौद्धिक का मतलब क्या होता है, तो बेटा बौद्धिक का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कंटिन्यू चलने वाले विचार, यानी कि मानसिकता बन जाए कि अपने को ये करना है। तो ये जो मानसिकता बनी हुई थी पंचायत राज को लागू करने की, सबसे पहले की बात करें तो किन के माइंड में चल रही थी, किन की मानसिकता थी बेटा, महात्मा गांधी की। इसलिए अपन क्या पढ़ते हैं दोस्तों कि महात्मा गांधी को पंचायत राज का बौद्धिक पिता कहा जाता है। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि आधुनिक पंचायत राज का जनक किसको कहा जाता है। बात आती है आधुनिक पंचायत राज का जनक किसको कहा जाता है, क्योंकि अपन ने ये तो देख लिया कि पंचायत राज का जनक कौन है या स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है बेटा। अब दिमाग में क्वेश्चन और होगा कि आधुनिक पंचायती राज का जो जनक है किसको कहा जाता है। आधुनिक पंचायत राज का जनक बेटा किसको कहा जाता है, अभी अपन ने देखा था किसको, राजीव गांधी को क्या कहा जाता है, आधुनिक पंचायत राज का जनक कहा जाता है। दोस्तों अब कईयों के दिमाग में होगा गुरुजी इन्हीं को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेटा अपन जो पंचायत राज से संबंधित समितियां पढ़ते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक जो समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बेटा 1986 की, उसमें उल्लेख किया गया या उसमें जिक्र किया गया, उस समिति ने सिफारिश की कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। और उसी समिति की अनुशंसा के आधार पर, उसी समिति की अनुशंसा के आधार पर दोस्तों उस समय बात है कब की, 1989 की। कब की है, 1989 की। 1989 में राजीव गांधी के द्वारा, इनके द्वारा दोस्तों, राजीव गांधी के द्वारा 1989 में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया और 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। कौन सा था बेटा, 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। लेकिन दोस्तों ये जो प्रस्ताव है वो दोनों सदनों में पारित नहीं हुआ। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान कब किया गया, तो देखना बेटा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात आती है तो कब किया गया था, अपन देखते हैं 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखो बेटा कब का है,
1992 का, कब का है? 1992 का। ठीक है, तो अगर कहीं ये भी मिल जाए कि पंचायती राज, आधुनिक पंचायती राज का जनक किसको कहा जाता है, और राजीव गांधी ऑप्शन में नहीं आता है बेटा, तो आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? पीवी नरसिम्हा राव मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा? पीवी नरसिम्हा राव आपको ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि बेटा बात है 1992 की, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? पीवी नरसिम्हा राव। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें इनसे संबंधित समितियों की, कि पंचायत राज जो प्रणाली है इसको किस प्रकार से लागू किया गया। ये तो क्या होगा, इसका मूल प्रारूप हो गया कि पंचायत राज की या स्थानीय स्वशासन की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है। अपन ने देखा कि जो पंचायती राज है, जो पंचायती राज है इसका जनक किसको कहा जाता है बेटा? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को अपन क्या कहते हैं? पंचायत राज का जनक कहते हैं। अब बात करें बौद्धिक पिता या प्रारंभ में, प्राचीन काल में जो पंचायती राज है उसका जो प्रचलन है या पंचायत राज की जो शुरुआत है वो कहां से हुई, तो अपन ने देखा सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो वंश था वो कौन सा था बेटा? मौर्य वंश। कौन सा था बेटा? मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं कि मौर्य वंश के द्वारा सर्वप्रथम पंचायत राज को लागू किया गया। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सुदृढ़ तरीके से पंचायत राज व्यवस्था को किसके द्वारा लागू किया गया था, तो अपन ने क्या देखा बेटा? चोल वंश के द्वारा। चोल वंश के द्वारा पंचायत राज को सुदृढ़ तरीके से लागू किया गया। आगे बात करें कि जनक, तो जनक अपन ने क्या देखा? लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है बेटा? लॉर्ड रिपन को। फिर बात करें कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, अभी अपन एक शब्द देखा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो बेटा ये जो शब्द है विकेंद्रीकरण, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सत्ता का बंटवारा। अपन क्या पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ सत्ता का बंटवारा, कि किस प्रकार से अपने डिवीजन किया। अपने देखा कि नगरीय स्वशासन और ग्रामीण स्वशासन बेटा, नगरीय स्वशासन को 3 भागों में विभाजित किया, ग्रामीण स्वशासन को 3 भागों में विभाजित किया। और उसी प्रकार से अपन देखा 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन है, जो कंटिन्यू अपन पढ़ते हैं कि ग्रामीण स्वशासन से संबंधित जो संविधान संशोधन है दोस्तों वो कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। और 74वां किससे संबंधित है? नगरीय स्वशासन से। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब क्या है? सत्ता का बंटवारा या सत्ता का विभाजन करना, डिवीजन करना बेटा। तो ये प्रारूप तो किसके द्वारा तैयार किया गया था, आपसे पूछ लिया जाए तो क्या आएगा आपका आंसर है? लॉर्ड मेयो के द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया था। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक पूछे बेटा आपसे, तो आपका आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंचायत राज का बौद्धिक पिता किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को दोस्तों पंचायत राज का बौद्धिक पिता कहा जाता है। आगे बात करें आधुनिक पंचायत राज का जनक, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों स्टडी की दृष्टि से देखे अपन तो भी पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में देख लो। अभी जो सीईटी का एग्जाम हुआ उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा किसमें से आए थे? पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जो टॉपिक है इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। अब इसमें जो बच गया ये बेसिक है बेटा इसका पंचायती राज का। बात करें समितियों की कि कौन कौन सी समितियां पंचायत राज से संबंधित समितियां कौन सी हैं, पहली समिति कौन सी है। उससे पहले बात करते हैं राजस्थान की भी चर्चा आएगी कि राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था को कब लागू किया गया। लेकिन दोस्तों उससे पहले बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला जो राज्य है वो कौन सा था। तो इसका अपने को जो साक्ष्य मिलता है वो क्या मिलता है दोस्तों कि आजादी से पूर्व पंचायती राज को लागू करने वाला राज्य, आजादी से पूर्व पंचायत राज को लागू करने वाला राज्य। इसके बात करें बेटा तो सबसे पहले अपने को साक्ष्य मिलता है किसके द्वारा किया गया? बंगाल के द्वारा। किसके द्वारा? बंगाल के द्वारा दोस्तों। कब है? 1919 में। और जब राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं कि राजस्थान में पंचायती राज दोस्तों
तो ऐसी रियासतें बहुत सी हैं जिनके द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। उनका जिक्र कब करेंगे? जब राजस्थान में अपन पंचायती राज पढ़ेंगे तो उनका जिक्र करेंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता से पूर्व ऐसी कौन सी रियासत थी जिन्हें पंचायती राज को लागू किया। तो पहली रियासत का जैसे बात करें, अब चर्चा कर ली तो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले जो रियासत थी कौन सी थी दोस्तों? बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत के द्वारा कब लागू किया गया था? 1927 में। कब लागू किया गया? 1927 में पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया। तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इंडिया लेवल का पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी में पढ़ेंगे राजस्थान में पंचायत राज की। राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया, कौन कौन सी राजस्थान से संबंधित समितियां थी। लेकिन बात आती है जब सेंट्रल लेवल की, तो इनमें अपन देखते हैं पहली समिति। यहां तक क्लियर है कि राज्य सूची का विषय है पंचायत राज। कौन सी अनुसूची में, भारतीय संविधान की में कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं वो आगे पढ़ेंगे कि ग्रामीण स्वशासन से संबंधित या 73वां जो संविधान संशोधन है 1992 का, उससे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कितने विषय हैं दोस्तों, वो आगे देखेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं समितियों की कि पंचायती राज से संबंधित समितियां, वही समितियां पढ़ेंगे जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑथेंटिक है। बाकी दोस्तों समितियां बहुत हैं, तो पंचायती राज से संबंधित समितियां, पंचायती राज से संबंधित समितियां। अब देखना दोस्तों, इसमें पहले अपन समिति बात करी तो कौन सी समिति आती है? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। तीनों जो समितियां हैं वो इंपोर्टेंट है। तो बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति की, क्योंकि अपन देखते हैं कि जो पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की जो सिफारिश है या जो अनुशंसा है वो किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। क्योंकि अभी अपन क्या देखते हैं? त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था देखते हैं, और इसी समिति की सिफारिश के आधार पर अपन पढ़ते हैं कि जो राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम है उसकी जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई थी, या पंचायत राज पद्धति की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसकी सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था दोस्तों। कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और ये का ये जो क्वेश्चन है बेटा, मैंने जो लाइन बोली है ये अभी सीटी में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में जो पंचायत राज पद्धति है उसको लागू कब किया गया। तो आपको आंसर क्या ध्यान में रखना है दोस्तों? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में जो पंचायत राज पद्धति है उसको लागू किया गया। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा किया गया, या आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बलवंत राय जो मेहता समिति है वो कब की है, तो बात करें 1957 की। कब की है दोस्तों? 1957 की। तो इसमें क्या देखते हैं? पहली समिति देखना दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। अब बेटा बात करें कब की है? 1957 की। कब की है? 1957 की है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति की सिफारिश के आधार पर अपन क्या देखते हैं कि पंचायत राज को लागू किया जाता है। सबसे जो पहला पॉइंट आता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों, इसने पंचायत राज की कितनी स्तरीय व्यवस्था की समीक्षा की या सिफारिश की या अनुशंसा की। तो बात आती है 3 स्तर की। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था क्या की? इसने अनुशंसा की या सिफारिश की। पहला स्तर अपन देखते हैं जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर। तो दोस्तों ये क्या हो गया? 3 स्तर हो गए अपने। या आपसे सीधा पॉइंट देखना लिखना कि इस समिति ने सिफारिश की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। अब देखते हैं वो 3 स्तर कौन कौन से थे। पहला स्तर अपन देखते हैं वो कौन सा था दोस्तों? अपन पढ़ते हैं जिला स्तर पे जिला परिषद। क्या पढ़ते हैं? जिला स्तर पे जिला परिषद दोस्तों। पहला कौन सा था अपना? जिला स्तर पे। जिला स्तर पे जिला परिषद। अगर दोस्तों दूसरे की बात करें तो दूसरा कौन सा है अपना? खंड स्तर। कौन सा है दोस्तों? खंड स्तर। और इस पे क्या होगा? पंचायत समिति का गठन किया जाएगा। किसका होगा? पंचायत समिति का गठन किया जाएगा।
अब देखो बात करें दोस्तों तीसरे स्तर की, तो तीसरा स्तर अपना कौन सा आता है, ग्राम स्तर। कौन सा आता है, ग्राम स्तर। और ग्राम स्तर पर क्या पढ़ते हैं अपने, ग्राम पंचायत दोस्तों। क्या पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी समिति ने पंचायत राज की त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की, ठीक है ना। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश करने वाली समिति कौन सी दोस्तों, तो आपका आंसर क्या होगा कि बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। तो तीन स्तर कौन से थे दोस्तों, पहला तो कौन सा था, जिला स्तर। कौन सा था, जिला स्तर। जिला स्तर पे कौन सा है दोस्तों, जिला परिषद। खंड स्तर की बात करें दोस्तों तो क्या आएगा, पंचायत समिति। क्या आ जाएगा, पंचायत समिति। और ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत। अब देखो दोस्तों अभी जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया कि जो पंचायत समिति के सदस्य हैं उनका चुनाव किस प्रकार होता है, कि उनका जो चुनाव है वो किस प्रकार से होता है। और वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी समिति से था, क्योंकि इस समिति ने सिफारिश की थी कि जो पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कैसा होना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। अपन देखते भी हैं कि जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं दोस्तों उनका चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है दोस्तों, प्रत्यक्ष वो चीज होगी कि अपन खुद स्वयं जाकर मत डाल के आते हैं, वो चुनाव तो क्या हो गया अपने लिए प्रत्यक्ष हो जाता है। लेकिन अगर बात करें अपन कि जो प्रधान होता है, पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, उसका चुनाव कैसा होता है, इस समिति में नहीं है। इस समिति में इतना ही उल्लेख है बेटा कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। लेकिन यहाँ पे जिक्र आया है तो अपन आगे भी चर्चा कर लेते हैं कि पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अपन स्वयं मत डाल के आते हैं, वो क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। अपना मत का प्रयोग करके आते हैं। अब बात करें बेटा अप्रत्यक्ष की, क्या गुरुजी अप्रत्यक्ष का ही है। अब बेटा अप्रत्यक्ष का मतलब देखना कि जो पंचायत समिति के सदस्य हैं वो किसका चुनाव करते हैं, प्रधान का चुनाव करते हैं बेटा। किसका करते हैं, प्रधान का चुनाव करते हैं। और वो चुनाव कैसा होता है बेटा अपने लिए, अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है, अप्रत्यक्ष से होता है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतलब समझ गए। प्रत्यक्ष तो क्या होगा, अपन स्वयं मत डाल के आए। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था सीटी में कि पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से होगा। अब देखो इस समिति ने न्याय पंचायत के गठन की बात की। जो ग्राम पंचायतें हैं या पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन है उसको संवैधानिक दर्जा देने की बात की। और इस समिति में भी बात कही गई, लेकिन जो मुख्य समिति आती है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात करती है, वो कौन समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986 की। अब बेटा अपन देखते हैं कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति थी, उसी की सिफारिश के आधार पर, उसी की सिफारिश के आधार पे ये देखना बेटा कब की है, 1957 की। और जब पंचायत राज को लागू किया गया या पंचायत राज के शुभारंभ की बात करें, पंचायत राज के शुभारंभ की बात करें बेटा तो क्या होता है, देखो आगे इसी समिति की सिफारिश के आधार पर, इसी समिति की सिफारिश के आधार पर इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को बेटा, कब, 2 अक्टूबर 1959, ध्यान रखना कब की बात है, 2 अक्टूबर 1959 की। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये शुरुआत जो है बेटा कहां से की गई, या कौन से राज्य से की गई, कौन से जिले से की गई, या गांव की बात कर ले कि कौन से गांव से इसकी शुरुआत की गई। तो बेटा राज्य पूछी, ध्यान रखना राज्य पूछी तो क्या आएगा, राजस्थान दोस्तों। क्या आ जाएगा, राजस्थान। आपसे जिला पूछ लें कि कौन से जिले से शुरुआत की गई,
तो जिला बेटा क्या आएगा, नागौर। क्या आएगा बेटा, नागौर। और आपसे गांव पूछ ले तो गांव क्या आ जाएगा बेटा, या ग्राम पंचायत पूछ ले तो क्या आ जाएगा, बगदरी गांव। कौन सा गांव आ जाएगा बेटा, बगदरी गांव। देखना, इसी समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायत राज का शुभारंभ किया गया। कौन से राज्य से, राजस्थान राज्य से। कहां से किया गया दोस्तों, राजस्थान राज्य से। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज का शुभारंभ किया गया। अब देखो शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायत राज का शुभारंभ किया गया। ध्यान रखना, अभी ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सबसे ज्यादा बेटा जो क्वेश्चन पूछे गए वो कौन से टॉपिक से पूछे गए, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज से अपने को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा। तो शुरुआत पूछ ले आपसे तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, आपसे पूछा जाए कि शुरुआत कब की पंचायत राज पद्धति है या इसका शुभारंभ कब किया गया, तो बेटा आपका आंसर क्या होगा, 2 अक्टूबर 1959 को। बेटा क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1959 को इसका शुभारंभ किया गया बेटा। फिर पूछ लिया जाए कि कौन से राज्य में, कौन से राज्य से, राजस्थान राज्य से बेटा। कौन से राज्य से, राजस्थान राज्य से इसका शुभारंभ किया गया। जिला पूछ ले तो क्या हो जाएगा बेटा, नागौर। क्या हो जाएगा, नागौर जिला हो जाएगा। गांव कौन सा हो जाएगा, बगदरी गांव हो जाएगा बेटा। और किसके द्वारा किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब बात करें बेटा दूसरी समिति की। ये तो अपने क्या कर दिया, पंचायत राज को लागू कर दिया, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि पंचायत राज का जो शुभारंभ वो कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को बेटा। दूसरी समिति की बात करने से पहले एक चीज और है कि बात करें 2009 की, नोट लगा के लिखना बेटा। बात करें 2009 की, 2009 में पंचायत राज की 50 पूर्ण होने पर क्या मनाएगी, स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। कब मनाया गया बेटा, 2009 को। क्यों, क्योंकि पंचायत राज व्यवस्था को लागू हुए कितने वर्ष हो गए थे, 50 वर्ष बेटा, इसलिए पंचायत स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। और इसका जो शुभारंभ था स्वर्ण जयंती समारोह का, किसके द्वारा किया गया था, सीपी जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, सीपी जोशी के द्वारा। बात कब की है बेटा, 2009 की है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि जैसे 2011 वगैरह में पटवारी के एग्जाम हुई, क्योंकि उस समय बेटा ये लेटेस्ट था, करंट में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। बात करें दूसरी समिति की बेटा, दूसरी समिति कौन सी थी, तो बेटा आगे पढ़ते हैं हम, अशोक मेहता समिति। कौन सी आती है बेटा, अशोक मेहता समिति। अब देखो बेटा इस समिति ने क्या सिफारिश की, किस प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए, किस प्रकार से पंचायत राज से संबंधित अनुशंसा अपने सामने रखी। तो बेटा सबसे पहले बात आती है कि जो बलवंत राय मेहता समिति थी उसमें अपन ने क्या देखा कि जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय मॉडल था उसकी सिफारिश की। और बेटा ये उसके जस्ट विपरीत था कि इसने कितने स्तरीय पंचायत राज की अनुशंसा की बेटा, 2 स्तरीय। कितने स्तरीय, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। अब बेटा देखना 2 स्तर कौन से थे, एक तो जिला परिषद, दूसरा था बेटा जिला मंडल। एक तो कौन सा था, जिला परिषद, कि जिला स्तर पर है, जिला परिषद बेटा कौन सा जाएगा, जिला स्तर पर है, जिला परिषद की बात करें। दूसरा बेटा बात करें जिला मंडल, बहुत सारी जो पंचायत समितियां हैं उनको मिलाकर क्या बना लिया जाएगा, जिला मंडल बना लिया जाएगा, और ये कहा जाएंगे जिला स्तर पर बेटा। ये इस प्रकार से इस समिति ने अनुशंसा की। तो ज्यादा डिटेल से नहीं पूछता है इनमें क्वेश्चन, पूछता है तो क्या पूछता है कि जो बलवंत राय मेहता समिति है उसने कितने स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की अनुशंसा की या सिफारिश की। या इसमें से जो क्वेश्चन पूछता है तो वो बेटा क्या पूछता है कि जो 2 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है या मॉडल है उसकी सिफारिश कौन सी समिति के द्वारा की गई थी। तो इसमें आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। बाकी अपन बहुत सारी चीजें देखते हैं कि न्याय पंचायत के गठन की बात की गई, ग्राम सभा के गठन की बात की गई। तो ये चीजें कहां पढ़ेंगे बेटा, इन समितियों में इतना डिटेल से नहीं पूछा जाता है।
और यहाँ पे पढ़ेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रामीण स्वशासन पढ़ते हैं अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक जिससे संबंधित अनुच्छेद है बेटा, वहां पे ग्राम सभा के गठन की बात आएगी, अनुशंसा की भी बातें आएगी बेटा। तीसरी समिति की बात करें बेटा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। किसकी बात आती है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अब बेटा बात करें, ये समिति है 1986 की बेटा। कब की है? 1986 की। अब ये इंपोर्टेंट भी बेटा, एक तो इंपोर्टेंट कौन सी है, आपने देखा कि पंचायती राज व्यवस्था या पद्धति है उसको लागू कौन सी समिति की सिफारिश पे किया गया था? तो बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा मॉडल था बेटा? त्रिस्तरीय मॉडल को लागू किया गया। उसी क्रम में तीसरी समिति कौन सी आती है? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति बेटा। अब यह समिति इंपोर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि पहली समिति है जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की बात की, कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अब बेटा इस समिति की सिफारिश को मानते हुए, ठीक है, और इस समिति की सिफारिश पे गौर करते हुए, कब की बात है? 1989 की बेटा। कब की है? 1989 की। 1989 में बेटा भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी। अभी मैंने बेसिक में बताया था कि राजीव गांधी को आधुनिक पंचायत राज का क्या कहा जाता है बेटा? जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया, आधुनिक पंचायत राज का जनक किसको कहा जाता है? तो बेटा आपका आंसर क्या ध्यान में रखना है उसका? राजीव गांधी को आधुनिक पंचायत राज का जनक बेटा कहा जाता है। बात करते हैं संवैधानिक दर्जे की, तो पहला क्वेश्चन तो यही पुट हो जाता है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो सिफारिश है या जो अनुशंसा थी वो कौन सी समिति की थी बेटा? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की। किसकी थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की। बेटा कब की है? 1986 की। इसको क्यों याद रखेंगे? क्योंकि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की थी, पहली बार कोई ऐसी समिति थी। अब बेटा 1989 में कौन थे प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी उस समय क्या थे बेटा? प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। कौन सा बेटा? 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। ध्यान रखना बेटा, ये भी कौन सा विधेयक था? 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। अब बेटा ये क्या होता है? ये दोनों सदनों में पारित नहीं होता है। उसके बाद आता है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। अब कईयों के दिमाग में और गुरुजी हम यही है कि इतनी अनुशंसा की थी बेटा, बहुत सारी ग्राम सभा के गठन की, ग्राम सभा की गणपूर्ति की, न्याय पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, लेकिन वो चीजें किसमें पढ़ेंगे डिटेल से? अनुच्छेद 243 से स्टार्ट करेंगे। ग्राम पंचायत की परिभाषा से लेकर बेटा जितने भी कार्य हैं, किस प्रकार से योग्यताओं का उल्लेख है, पंचायतों के वित्त के लिए जो वित्त आयोग का गठन किया गया है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है बेटा, वहां पे जिक्र करेंगे। आपको इन तीन समितियों को ध्यान में रखना है। बाकी जो समितियां याद रखनी है वो कौन सी है बेटा? राजस्थान में पंचायत राज से संबंधित जो समितियां हैं उनकी चर्चा करेंगे। राजस्थान में पंचायत राज पढ़ेंगे तब बेटा। अब बेटा 64वां संवैधानिक संशोधन विधेयक तो क्या हो जाता है? विफल हो जाता है, दोनों सदनों में पारित नहीं होता है। उसके बाद में बेटा सरकार होती है पीवी नरसिम्हा राव की। कब की बात है बेटा? पीवी नरसिम्हा राव कब थे प्रधानमंत्री? 1992 की बात होती। अब बेटा इसमें देखना 1992 की बात कर रहे हैं और अपन पढ़ते हैं जब भी ग्रामीण स्वशासन या स्थानीय स्वशासन या नगरीय स्वशासन या पंचायती राज की बात करते हैं तो बेटा दो चीजें अपन ध्यान में रखते हैं, वो कौन कौन सी हैं? और सबसे पहले मैंने जिक्र किया था किसका? ग्रामीण स्वशासन का। किसका किया था बेटा? ग्रामीण स्वशासन का। और ये बेटा टॉपिक इंपोर्टेंट भी है। दूसरा अपन बात करें नगरीय स्वशासन की बेटा। किसकी बात करें? नगरीय स्वशासन। अब देखो 1992 में अपन पढ़ते हैं 73वां एवं 74वां संवैधानिक संशोधन
विधेयक और 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा दोस्तों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। क्या किया गया? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब बेटा सबसे पहले बात आती है संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की, तो दोस्तों देखना 73वां संविधान संशोधन विधेयक। क्या पढ़ते हैं? 73वां संविधान संशोधन विधेयक। तेहत्तरवां संविधान संशोधन विधेयक। अब देखना बेटा, आपसे पूछा जाए कि ये कब का है, कि जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है ये कब का है दोस्तों, तो बात करें 1992 का। 1992 का। कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान में पंचायत राज अधिनियम को लागू कब किया गया, तो अप्रैल 1994 पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ते हैं? अप्रैल 1994। वैसे अधिनियम कब का था? 1993 का बेटा, लेकिन संशोधित रूप से लागू कब किया गया? 1994 में। लेकिन बात करें स्पेशली 73वें संविधान संशोधन की, तो किस वर्ष पारित हुआ था? 1992 में दोस्तों। अब इसका संबंध पूछ ले कि जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक था इसका संबंध किससे था दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, किससे था? ग्रामीण स्वशासन। किससे था रे? ग्रामीण स्वशासन से बेटा ना। क्योंकि अभी जो एक क्वेश्चन मैंने देखा, अभी जो सीटी के पेपर हुए थे बेटा, उनमें एक क्वेश्चन था कि जो ग्रामीण स्वशासन है, या पूछ ले जाए कि जो पंचायती राज है, पंचायती राज है कैसी संस्था है, ठीक है। और उसमें जो ऑप्शन थे स्थानीय प्रशासन की, बेटा 4 ऑप्शन डाल दी उसने, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण स्वशासन। तो अपने को ध्यान रखना, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो ऑप्शन में मिले बेटा, वो आपको आंसर चूज करना है। अब बेटा बात करते हैं अनुसूची की या इससे संबंधित अनुच्छेद की, कि जो ग्रामीण स्वशासन है या जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है बेटा, उसकी बात करते हैं। तो वर्ष तो कौन सा हो गया बेटा? 1992। संबंध किससे हो गया? ग्रामीण स्वशासन से। अब देखो इस प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? पीवी नरसिम्हा राव। बेटा कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव कौन थे उस समय? प्रधानमंत्री। ये तो क्या हो गया बेटा? उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अब बात करें कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो बात आती है अनुसूची बेटा 11 की। किसकी आती है? अनुसूची 11 का संबंध किससे है? ग्रामीण स्वशासन से। तो देखना बेटा अनुसूची कौन सी जोड़ी गई? अनुसूची 11। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अनुसूची 11 है उसका संबंध किससे है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है बेटा? ग्रामीण स्वशासन से। किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वशासन से। कब का है ये संवैधानिक संशोधन? 1992 का बेटा। कब का है? 1992 का। बात करें आगे कि कौन से भाग में जोड़ा गया, भाग कौन सा था बेटा? भाग 9 बेटा, ध्यान रखना भाग 9। फिर बात कर लें अनुच्छेद की कि कहां से कहां तक वर्णित है, तो बेटा 243 से ओ तक बेटा। कहां तक है? 243 से ओ तक बेटा इसका उल्लेख किया गया है। अब कईयों के दिमाग में आ रहा होगा गुरुजी कार्य, तो बेटा 243 जी जो अनुच्छेद आएगा वो किससे संबंधित है? जो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद है बेटा, उनसे संबंधित है। तो देखना इसको भी यहां ऐड कर लो। इससे संबंधित जो विषय थे बेटा ग्रामीण स्वशासन से कितने थे? 29 विषय। कितने थे बेटा? 29 विषय। तो बेटा ये ध्यान में रखना है कि जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है वो कब का है? 1992 का बेटा। कब का है? 1992 का है। संबंध किससे है? ग्रामीण स्वशासन से। 73वां संविधान संशोधन हुआ उस समय जो बात करें कि प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। अनुसूची कौन सी जोड़ेगी? 11वीं अनुसूची। कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ेगी बेटा? 11वीं अनुसूची जोड़ेगी। भाग कौन सा? 9। अनुच्छेद 243 से 243 से ओ तक। विषय कितने हैं इसमें?
29 विषय। कितने हैं बेटा? 29 विषय हैं इसमें, क्योंकि कई बार विषय की जगह एक शब्द लिखा हुआ मिल जाता है कि ग्रामीण स्वशासन से संबंधित कितने मद हैं। क्या मिल जाएगा बेटा? विषय की जगह ध्यान रखना, आपको मद शब्द लिखा हुआ मिल जाए तो क्या समझना है कि विषय के बारे में पूछना है कि कितने विषयों का उल्लेख किया गया बेटा। तो ध्यान में रखना कितने विषय थे? 29 विषय। कितने थे बेटा? 29 विषय। अब बेटा बात करें पहले 73वें संविधान संशोधन की। किसकी बात करें? 73वें संविधान संशोधन की। इसमें अपन ने देखा 243 से ओ तक। अब आ रहा होगा दिमाग में कि गुरुजी ग्राम पंचायत पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, आपने अनुच्छेद तो पढ़ाया नहीं, अनुच्छेद 40 बेटा वो कब पढ़ेंगे? जब अपन ग्राम पंचायत स्पेशली पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बताऊंगा आपको कि पंचायत राज की जो गठन है या ग्राम पंचायतों के जो गठन का प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अभी जिक्र नहीं करेंगे, सबसे पहले जिक्र करेंगे किसका? अनुच्छेद 243 का बेटा। कंटिन्यू पढ़ेंगे सारा। किसका जिक्र करेंगे? अनुच्छेद 243 का बेटा। अनुच्छेद 243 में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो बेटा अनुच्छेद 243 में जो पंचायती राज है इसको क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। किसको बेटा? पंचायती राज को परिभाषित किया गया है बेटा। अब बात करें बेटा अनुच्छेद 243 ए की। ये तो क्या हो गया? अनुच्छेद 243। अब देखो बेटा आगे बात करें अनुच्छेद 243 ए की। अब देखना बेटा अपन जो समिति मैंने बताया था आपको कि ग्राम सभा के गठन का, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, आज तक तो नहीं पूछा कि ग्राम सभा के गठन की जो अनुशंसा है कौन समिति ने की। जो मैंने आपको 3-4 बातें बताई वही ध्यान में रखना कि त्रिस्तरीय मॉडल की अनुशंसा कौन सी समिति ने की, 2 स्तरीय मॉडल की अनुशंसा कौन सी समिति ने की, और कौन सी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी या अनुशंसा की थी। बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो किसमें पूछेगा बेटा कि जो ग्रामीण स्वशासन से संबंधित अपन अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 243 से ओ तक बेटा, इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि 243 ए से लेके ओ तक क्या है, ओ के बाद में पी से जेड तक क्या है बेटा, सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन वो किससे संबंधित हैं? नगरीय स्वशासन से। और बात ये रही ग्रामीण स्वशासन की, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामीण स्वशासन से। नगरीय स्वशासन के जो अनुच्छेद हैं बेटा वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं उनका अपने जिक्र करेंगे। तो बेटा सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 243 ए की। क्या गुरुजी इम काय हो? तो बेटा इसमें देखना ग्राम सभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इंपोर्टेंट है बेटा ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है, क्योंकि जो सेकंड ग्रेड की भर्ती हुई थी बेटा 2019 की संस्कृत डिपार्टमेंट की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम सभा में गणपूर्ति या कोरम है वो कितनी है बेटा, कितने सदस्य हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में यही क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, या ग्राम सभा का जो गठन है बेटा वो किसके द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन किसमें पूछा गया? जेल प्रहरी 2019 में बेटा ये क्वेश्चन अपने को पूछा गया था या देखने को मिलता है। अब देखो बेटा आपके दिमाग में और होगा गुरुजी इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो बेटा देखना कि जो मतदाता सूची है, ठीक है, उसमें रजिस्टर्ड जो या मतदाता सूची में जिनका नाम है वो ग्रामवासी हैं, वो मिलकर किसका गठन करते हैं बेटा? ग्राम सभा का गठन करते हैं। अब कईयों के दिमाग में और होगा कि गुरुजी पहले ग्राम सभा गठन कब किया गया, तो देखना बेटा पहली ग्राम सभा की गठन की बात करते हैं कि पहली ग्राम सभा का गठन कब किया गया। पहली चीज तो याद है बेटा कि ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो मतदाता सूची में जो रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, ठीक है, ग्रामवासी हैं, उनके द्वारा गठन किया जाता है। तो लिख लेना ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा। अब बेटा मतदाता सूची में तो मत डालते हैं, उसके बाद की बात आती है कि गठन कब किया गया।
कौन सी ग्राम पंचायत से ग्राम सभा के गठन का उल्लेख मिलता है? कौन सी ग्राम पंचायत है बेटा? ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दे दिए। संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती थी, उसमें पूछा गया था 2019 की। उसके बाद में जेल प्रहरी 2017 और 19 दोनों में क्वेश्चन देखने को मिला था, और आपके कहीं ना कहीं सीईटी में भी क्वेश्चन आया था बेटा। अब बात करें कि प्रथम ग्राम सभा का गठन, कि प्रथम ग्राम सभा का गठन कब किया गया, कि प्रथम ग्राम सभा गठन कब किया गया? तो देखना दोस्तों, जिला पूछ ले आपसे तो ध्यान रखना कौन सा जिला आ जाएगा बेटा? जयपुर जिले से। कौन से जिले से? जयपुर जिले से गठन किया गया। अब आ रहा होगा कि गुरु जी कौन सी ग्राम पंचायत थी, कि कौन सी ग्राम पंचायत से ग्राम सभा के गठन का उल्लेख मिलता है या शुरुआत की गई? कौन सी ग्राम पंचायत थी? तो बेटा ध्यान रखना, जयपुर जिले की मोहना ग्राम पंचायत से। कहां से? मोहना ग्राम पंचायत से ग्राम सभा का गठन बेटा किया गया, ध्यान रखना। ग्राम सभा का गठन कौन से अनुच्छेद में बेटा? 243 से ए में। ग्राम सभा गठन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाता है। प्रथम ग्राम सभा का गठन कब किया गया बेटा? जयपुर जिले से। मोहना ग्राम पंचायत से तारीख देखना बेटा, 26 जनवरी 1999। कब की बात है बेटा? 26 जनवरी 1999 की बात है। प्रथम ग्राम सभा का गठन किया गया जयपुर जिले की मोहना ग्राम पंचायत से। अब बेटा ग्राम सभा का गठन हो गया तो ग्राम सभा की बैठकें भी होंगी बेटा। पूछा जाए कि ग्राम सभा का जो बैठक है, जो ग्राम सभा की बैठक है बेटा, वो वर्ष में कितनी होती है? ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी होती है बेटा? तो इसका जिक्र आएगा। तो अपन बात करते हैं ग्राम सभा की बैठकों की। तो ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी बैठकें होती हैं बेटा? 4 बैठकें होती हैं। कितनी होती हैं? 4 बैठकें ग्राम सभा की होती है। पहली बैठक की बात करें तो बेटा अपने देखा कि प्रथम ग्राम सभा का गठन कब किया गया? 26 जनवरी 1999 को। कौन से जिले से? जयपुर जिले से। कौन सी ग्राम पंचायत से बेटा? मोहना ग्राम पंचायत से। कौन सी ग्राम पंचायत से? मोहना ग्राम पंचायत से, जयपुर जिले की। कब की बात है? 26 जनवरी 1999 की बेटा। अब बैठक की बात करें, बैठकें कितनी होती हैं? तो बैठक वर्ष में कितनी होती है बेटा? 4 बैठकें। कितनी होती हैं? 4 बैठकें एक वर्ष में होती हैं। पहली बैठक की बात करें तो गठन कब हुआ था? 26 जनवरी को। तो बेटा एक प्रथम बैठक तो कब होती है? 26 जनवरी को होती है बेटा। कब होती है? 26 जनवरी को। दूसरी बात करें 1 मई बेटा। कब है? 1 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस आता है? मजदूर दिवस। कौन सा आता है बेटा? मजदूर दिवस। तीसरी बैठक की बात करें दोस्तों कब होती है? 15 अगस्त को। कब होती है? 15 अगस्त को। चौथी बैठक की बात करें तो 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को किसकी जयंती आती है? गांधी जी की। तो अपन कह सकते हैं गांधी जयंती पे। ये कितनी बैठकें होंगी ग्राम सभा की बेटा? 4 बैठकें। ग्राम सभा का गठन कौन से अनुच्छेद में है? 243 से ए में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम ग्राम सभा का गठन कब किया गया बेटा? 26 जनवरी 1999 को। या क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राम सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्राम पंचायत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा ग्राम सभा का गठन किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रथम ग्राम सभा है बेटा उसका गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना 26 जनवरी 1999 को जयपुर जिले की मोहना ग्राम पंचायत से। कौन सी थे? मोहना ग्राम पंचायत का ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। मोहना ग्राम पंचायत से ग्राम सभा का गठन किया गया। ग्राम सभा की बैठक देखिए अपने कितनी होती है बेटा? 4 बैठकें होती हैं। प्रथम बैठक कब होती है? 26 जनवरी को बेटा। कब होती है? 26 जनवरी को। दूसरी बैठक कब होती है? 1 मई को। 1 मई को कौन सा दिवस आता है? मजदूर दिवस आता है बेटा। कौन सा आता है? मजदूर दिवस आता है। उसके बाद बात करें तीसरी बैठक की तो ये कब होती है? 15 अगस्त को। कब होती है बेटा? 15 अगस्त को। और चौथी बैठक है 2 अक्टूबर को। कितनी बैठकें हो गई? 4 बैठकें हो गई। उसके बाद में देखो गणपूर्ति या कोरम की बात करें बेटा, किसकी बात करें?
गणपूर्ति या कोरम की, कि गणपूर्ति या कोरम कितनी होती है। अब बेटा पहले तो दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि गुरुजी गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं, तो बेटा सुनना ध्यान से, गणपूर्ति या कोरम किसे कहते हैं, किसी सभा या समिति या बैठक में उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है, गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। तो अपन कह सकते हैं कि ग्राम सभा की जब भी बैठक हो तो उसमें न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, वो ग्राम सभा क्या कहलाएगी बेटा, गणपूर्ति या कोरम कहलाएगी। इसको लिखना, गणपूर्ति या कोरम की बात करें बेटा कि किसी सभा या समिति में या बैठक में उपस्थित न्यूनतम सदस्यों की संख्या गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। कि किसी सभा समिति या बैठक में उपस्थित न्यूनतम सदस्य संख्या क्या कहलाती है, गणपूर्ति या कोरम कहलाती है। अब बात करें कि ग्राम सभा के लिए गणपूर्ति या कोरम कितनी होनी चाहिए बेटा, 1/10 सदस्य। कितनी होनी चाहिए, 1/10 सदस्य। इतने सदस्य तो होने ही चाहिए बेटा कि जितने भी सदस्य हैं बैठक में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, कुल का 10 सदस्य ना, कुल सदस्य उनके 10 सदस्य तो उपस्थित होने चाहिए। अब बेटा ये तो क्या हो गई ग्राम सभा। अब बात करें अध्यक्षता की, कि ग्राम सभा का गठन तो कर दिया अपन ने, तो ग्राम सभा की जो अध्यक्षता वो किसके द्वारा की जाएगी, ग्राम सभा की अध्यक्षता। देखना बेटा ग्राम सभा की जो अध्यक्षता वो किसके द्वारा की जाती है, सरपंच या उप सरपंच के द्वारा। किसके द्वारा, सरपंच या उप सरपंच के द्वारा ग्राम सभा की जो क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। ग्राम सभा का गठन अपन ने देख लिया, कितना होता है बेटा गुरुजी,